सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। इसमें आप दो पढ़ेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मतलब क्षैतिज वृत्त में गति, और दूसरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। तो सबसे पहले अपन हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। तो ये सर्कल बना लिया अपन ने, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, ये एंगल कितना है। जैसे अर्थ, भाई अर्थ को इस तरह जाना चाहिए, लेकिन सन ने इस पर 90 डिग्री पर फोर्स लगाया। फोर्स और एक्सलेरेशन की डायरेक्शन एक ही होती है, ये फोर्स या एक्सलेरेशन की डायरेक्शन। तो अपन पहली बात तो यही याद रखेंगे, और फोर्स का इसी के आधार पे अपन नाम भी रखेंगे। तो फोर्स का इसी आधार पे एक नाम रख देंगे, फोर्स का नाम रख देंगे। ये सिचुएशन बनती कब कब है फिजिक्स में, तो देखिए जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर करता है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री पर एंटर करता है, यही स्थिति बनती है। लेकिन सेंटर पर अगर मून और अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, यही स्थिति है। मून अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, यही स्थिति है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, यही स्थिति है। तो पहले तो यही स्थिति बनाने के लिए फोर्स की जरूरत है, जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका नाम सेंट्रीपिटल क्यों है, क्योंकि हमेशा इसकी डायरेक्शन किधर है, सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ अपन एक वर्ड लगाएंगे, अब केंद्रीय बल। और नाम से स्पष्ट है ये किधर लग रहा है, केंद्र की तरफ। तो नेसेसरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति कराने के लिए, वृत्तीय गति कराने के लिए आवश्यक नेसेसरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। ये होता कितना है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, mv स्क्वायर अपॉन r। F बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। और आपको याद होना चाहिए कि ये जैसे ये हमने न्यूक्लियस ले लिया और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो कौन सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिव्स सेंट्रीपिटल। स्थिर वैद्युत बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। बल प्रदान करता है। अगर अपन कोई, ये तो सबसे छोटी बात हो गई, इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस हो गया। तो ई से इलेक्ट्रॉन, ई
इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर अर्थ की बात करें, ये सन ले लिया और इसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, तो अपन क्या कहेंगे इसको, तो आपको याद रहता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स गिव्स सेंट्रीपिटल, गुरुत्वाकर्षण बल अवकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं से सेंट्रीपिटल चाहिए, तो गुरुत्वाकर्षण बल ने दे दिया अवकेंद्रीय बल। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर किया, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया और एक चार्ज पार्टिकल को एंटर कराया, ये सर्कल में मुड़ गया, तो अब कहां से आया, ये मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर कराते हैं तो वो सर्कल में मुड़ जाता है। ये कहां से आता है, तो अपन क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स बल गिव्स सेंट्रीपिटल। तो लॉरेंज बल अवकेंद्रीय बल प्रदान करता है, लॉरेंज बल अवकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खासकर ये बहुत पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें ये क्वेश्चन ज्यादा आता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर करता है तो उसका मार्ग कैसा आता है, सर्कल आता है। इसी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे आप देखेंगे पैराबोलिक आता है, परवलयाकार आता है। तो ये पहली बात तो अपन को सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात, अगर सर्कल की जगह पार्ट ऑफ सर्कल हो, आधा चक्कर हो, तो वर्क डन तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा जीरो होगा। वर्क डन दो ही केस में जीरो होता है, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो या एंगल 90 हो। तो अगर आप एक दीवार को पुश करते हैं वहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन यहां पर अपन क्या कहेंगे, एंगल 90 डिग्री है। तो अगर अपन ये क्वेश्चन देते हैं आपको, ये पूछा जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो। अब उसमें कारण पूछते हैं, क्यों जीरो, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जीरो, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि अभिकेंद्रीय बल सदैव कण की गति के लंबवत लगता है। तो W बराबर FD cos 90, और cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो। तो चाहे चक्कर पूरा हो, चाहे आधा हो, चाहे सर्कल हो, चाहे पार्ट ऑफ सर्कल हो, तो जो
mv²/r है, इसके आपको अन्य फॉर्मेट भी आना चाहिए। F बराबर जो mv²/r है, इसके अन्य फॉर्मेट देखिए। F बराबर mv²/r। V बराबर आप जानते हैं r ω। ये एज ए रिजल्ट याद रखें, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। V लीनियर वेलोसिटी हो गया और ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। V रेखीय वेग हो गया और ओमेगा हो गया कोणीय वेग। ये हो गया मिस्टर ω²। ओमेगा 2π है। ओमेगा याद रखेंगे, इसके दो नाम हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी में एंगल का मल्टीप्लाई, या 2π फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। इसका नाम ऊपर एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम। इसको आप एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, कोणीय वेग। तो v इक्वल टू r ओमेगा रख देंगे तो ये बन जाएगा मिस्टर ओमेगा स्क्वायर। mv²/r तो अपन याद कर ही लिया है। v और ओमेगा दोनों के आपको यूनिट मालूम होना चाहिए। v को मीटर पर सेकंड और ओमेगा रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगल का क्या हुआ रेडियन, ये रेडियन और टाइम का सेकंड। ओमेगा की जगह अपन तो अपन ये दोनों फॉर्मेट याद रखेंगे, mv²/r और मिस्टर ω²। ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए 4π, ओमेगा 2π है। अन्य फॉर्मेट भी इससे बना सकते हैं। अगर हमने ये कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है, F इक्वल टू mv²/r होता है, v बराबर √RF/m। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। F बराबर mv²/r, थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट बदलते रहते हैं, m का मल्टीप्लाई किया, m का डिवाइड किया, तो F इक्वल टू m² v²/m। तो और आप जानते हैं लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम m इंटू v। तो पहले तो इसकी वैल्यू रख दीजिए v²/m। अगर हमने अभी तो m का मल्टीप्लाई किया, अगर हम mr² का मल्टीप्लाई कर दें और mr² से डिवाइड कर दें तो आपको एक और फॉर्मेट मिलेगा। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम को जब भी आप रोटेशनल में जाएं तो r का मल्टीप्लाई कर दिया करें। एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग, L से या J से लिखते हैं, m भी तो m भी r। तो अगर हमने यहां पर mr² का मल्टीप्लाई किया, mr² का डिवाइड किया, तो m² v² r² को l² लिख सकते हैं। ये भी सेंटीमीटर
तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कई फॉर्मेट हैं, ये बेसिक फॉर्मेट अपन को याद भी होना चाहिए। अगर अपन सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले बना लेते हैं तो इससे अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के भी फॉर्मूले बनाएंगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूलों से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले बनाएंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो डायरेक्शन फोर्स की वही एक्सेलरेशन की। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कई बार ये पूछ भी लिया जाता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, अलोंग रेडियस, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अभिकेंद्रित त्वरण, केंद्रीय तो अभिकेंद्रीय त्वरण। तो आप जानते हैं F बराबर ma से A बराबर आ गया F अपॉन F के फॉर्मूलों में m से डिवाइड कर दो, तो बेसिक फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन r, ये रह जाएगा v स्क्वायर अपॉन r, m हटाते जाइए तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले आ गए। इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच एंगल, वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो याद रखना इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसा पेपर में क्वेश्चन आता है वैसे लिख रहे हैं, एक समान वृत्तीय गति में वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट। इसी कारण साइकिल में मडगार्ड भी लगाए जाते हैं, नहीं तो कीचड़ कहां जाएगी, अलोंग टेंजेंट। अगर आप एक पत्थर को घुमाकर छोड़ दें वो किधर जाएगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश। पृथ्वी किधर जाएगी, अलोंग टेंजेंट, अगर सन उसको ना खींचे तो वेग किधर, स्पर्श रेखा के अनुदिश। और ये तो वेलोसिटी की बात हो गई। अगर एक्सेलरेशन की बात करें अपन, तो एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा, अलोंग रेडियस। तो एक्सेलरेशन ये तो नाम से स्पष्ट है, त्वरण एक्सेलरेशन अलोंग रेडियस, त्वरण त्रिज्या के अनुदिश। इनके बीच एंगल कितना होगा, तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी, और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। तो वेग सदिश और वेग सदिश व त्वरण सदिश के बीच कोण, त्वरण सदिश के बीच कोण, तो आप क्या कहेंगे 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर। एक और इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं डायरेक्शन बदल रही है, जैसे यहां पर वेलोसिटी प्लस भी है तो यहां पर माइनस। यदि एक बॉल को आप दीवार में मारते हैं तो इधर की वेलोसिटी प्लस भी है तो उधर की माइनस भी, तो वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगी। क्या मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मैग्नीट्यूड तो भी है, बस डायरेक्शन बदल रही है। तो अपन क्या कहेंगे, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति में वेक्टर्स आर चेंज्ड, सदिश बदल जाते हैं, सदिश बदल जाते हैं।
जैसे सदिश v फॉर वेलोसिटी, v फॉर एक्सेलरेशन भी इसी से बना, तो वेग त्वरण। और ध्यान रखना वेक्टर के पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, परिमाण भी और दिशा भी। केवल दिशा बदल रही है, परिमाण नहीं बदल रहा है। करोड़ों वर्षों से पृथ्वी घूम रही है, मून घूम रहा है, लेकिन इनकी क्या वैल्यू बदल रही है, स्पीड बदल रही है? नहीं। क्या बदल रही है? केवल डायरेक्शन बदल रही है। तो क्या, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन ज्यादा आता है, क्या कांस्टेंट रहता है? तो स्केलर कांस्टेंट रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्केलर्स आर कांस्टेंट। अब स्केलर्स में भी ऑप्शन में कौन सा आता है? स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। तो स्पीड मिल जाएगा या तो ऑप्शन में, या काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्केलर्स आर कांस्टेंट। इन uniform circular motion scalars are constant। एक समान वृत्तीय गति में एक समान वृत्तीय गति में अदिश नियत रहते हैं, अदिश नियत रहते हैं। एग्जाम्पल एस फॉर स्पीड, काइनेटिक एनर्जी वर्क स्केलर होते हैं, चाल गतिज ऊर्जा, मास द्रव्यमान। लेकिन ऑप्शन में आपको इस टाइप के ऑप्शन मिल जाते हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, चाल नियत, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, गतिज ऊर्जा। सी ऑप्शन दिया बोथ, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बोथ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहेगा? स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लीनियर वेलोसिटी आप जानते हैं, रेखीय वेग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें अपन एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। एंगल का यूनिट हो गया रेडियन,
टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। अगर अपन कंप्लीट साइकिल की बात करें तो एंगल हो गया 2 पाई अपॉन टी, और 1 अपॉन टी आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में एंगल का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका एक और नाम हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। अगर अपन अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहें, जैसे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का कोणीय वेग, देखिए ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। तो पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, और लेकिन जो दीवार घड़ी होती है अपनी, वो पूरा एक चक्कर 12 घंटे में ही लगा देती है। तो 2 पाई अपॉन 24 घंटे मतलब 86,400 सेकेंड। तो टी 24 आवर्स। लेकिन अगर आपसे ये सा क्वेश्चन आता है ये वाला क्या है, अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस पर कितने टाइम में चक्कर लगा लेती है, 24 घंटे, वो आपको आना चाहिए। और टाइम कितना होता है, 86,400। अगर एक सेकंड वाली नीडल है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड्स नीडल, सेकंड वाली सुई का कोणीय वेग, तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। सेकंड वाली सुई का कितना हो जाएगा, 60 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेती, रेडियन पर सेकंड। जो सेकंड वाली सुई है वो 60 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेती है। जो सेकंड वाली सुई है 60 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेती है। अगर अपन आवर्स नीडल की बात करें, पहले मिनट वाली नीडल को ले लो, टी ऑफ मिनट्स नीडल, मिनट वाली सुई का कोणीय वेग, तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी मिनट। तो मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाती है 1 घंटे में, तो टी बराबर 1 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, और फिजिक्स के क्वेश्चन आपको सेकंड में करने हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर्स नीडल की बात हो, तो घंटे वाली सुई का पूरा एक चक्कर कितने में होता है, तो घंटे वाली सुई का, आवर वाली सुई का कोणीय, तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। टी कितना हो गया यहां पर, 12 घंटे, ध्यान रखना 24 में 12, ठीक है। टी अकेला टी भी पूछ सकते हैं, लेकिन कई बार इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, जैसे एक पंखा दिया, एक व्हील दिया, एक कोई पंखा है, इस पे 1200 आरपीएम लिखा है, इसका आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ओमेगा कैलकुलेट करना है। या ये कोई पंखा है, ये कोई पंखा है, इस पर 2400 आरपीएम लिखा है, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो चक्कर पर मिनट, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ
2 पाई एफ दिया है 1200 पर मिनट की जगह 60 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। यहां पर बात करेंगे तो 2 पाई एफ, याद करना बहुत आसान, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में एंगल का मल्टीप्लाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक ही हैं, कोणीय वेग और कोणीय आवृत्ति दोनों एक ही हैं, तो 2 पाई एफ 2400 आरपीएम पर मिनट मतलब 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 80 पाई रेडियन पर सेकेंड। एक क्वेश्चन आपका यूनिट का आता है, यूनिट देखते रहा करो। बेंडिंग ऑफ साइकिल इन सर्कुलर ट्रैक। तो बेंडिंग ऑफ साइकिल फॉर बाइक इन सर्कुलर ट्रैक, वृत्ताकार मार्ग पर साइकिल या बाइक का मुड़ना। तो देखिए जब अपन सर्कुलर पाथ पर बाइक को मोड़ते हैं तो थोड़ा सा उसको बेंड करते हैं। अब थीटा के साथ वाला कंपोनेंट तो कॉस होता, ये आर कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर इसकी क्या हो गया आर साइन थीटा, ये रिएक्शन है। आर कॉस थीटा तो आपको पता है ये हो क्या रहा है, अपन देखिए ऐसे जाना चाह रहे हैं और लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं एक टर्न है, उस पर अपन को मुड़ना, तो आर कॉस थीटा तो आप देख रहे हैं बैलेंस हो जाएगा mg से, आर कॉस थीटा बैलेंस हो गया mg से, और आर साइन थीटा से अपन डिवाइड करेंगे किसकी, अपनी रिक्वायरमेंट क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टेन थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो तरीका ये है अपन अपनी रिक्वायरमेंट कम कर लेंगे। रिक्वायरमेंट कम कर लेने का मतलब क्या है, वेलोसिटी कम कर लो और रेडियस ज्यादा कर लो, जिससे कम सेंट्रीपिटल की फोर्स की जरूरत पड़े। तो रिक्वायरमेंट कम कैसे होगी, अपन रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, आवश्यकता क्या है mv स्क्वायर अपॉन आर, तो v कम कर लो और r ज्यादा कर लो। तो आपने देखा है मुड़ते समय बेंडिंग ऑफ, अपन जब सर्कल पर मुड़ते हैं तो अपन स्पीड को कम कर लेते हैं, r को ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन आप रेसर है तो वहां स्पीड तो कम नहीं की जा सकती, तो फिर तरीका क्या है, थीटा बढ़ा लो, इस थीटा को बढ़ा लो। तो ऐसे बाइक सवार आपने देखा है कि वो झुक जाते, लेकिन कार वगैरह में कैसे झुकाएंगे, तो कार वगैरह आपने देखा होगा कि रोड झुकी हुई आती है, टर्न पर थोड़ी सी रोड उठी होती है, तो जब रोड उठी होगी तो अपने आप ही कार ऐसे जा रही है, अगर रोड उठी है तो कार अपने आप ऐसे हो जाएगी, ठीक। तो वहां पर क्या करते हैं अपन, जैसे कई बार कार का क्वेश्चन आ जाता है मैक्सिमम स्पीड का, तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, म्यू से लिखते हैं इसको, कोई डायमेंशन नहीं, म्यू इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा कितना है v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ध्यान रखना कार को मोड़ते समय मैक्सिमम स्पीड जो रखना है, इससे ज्यादा स्पीड से कार चलाई तो कार मुड़ जाएगी, और ये म्यू भाई चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है मतलब डिपेंड करता है जैसे मटेरियल पर, जैसे सड़क जो बनाई गई है उस पर मान के चलो बरसात हो गई आज, तो इसका म्यू चेंज हो जाएगा, तो म्यू चेंज होने से स्पीड में भी अंतर आ जाएगा। तो कई बार अपन सोचते हैं एक ही रास्ते से अपन जा रहे हैं, लेकिन कई बार तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन एक बार ऐसी भी स्थिति आई कि आप फिसल गए वहां पर, तो उसका कारण क्या हुआ,
वहां बरसात हुई तो वहां रोड के म्यू में अंतर आ गया, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यू में अंतर आ जाता है, फ्रिक्शन में अंतर आ जाता है। तो मैक्सिमम स्पीड जिससे आपको कार को टर्न करना है, रूट म्यू आर जी, सब वैल्यू दी जाएंगी, आर दिया जाएगा, जी दे दिया जाएगा, म्यू दिया जाएगा, आपको तो फॉर्मूला लगा देना है। तो रूट जी आर तो आपको याद रहता है, रूट म्यू आर जी, मैक्सिमम स्पीड जिससे आपको कार को टर्न करना है, या एंगल ये पूछ लिया जाता है थीटा। तो टेन थीटा अगर आप बाइक को टर्न करते हैं तो एंगल पूछा जाता है, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, टेन थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी, मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू रूट म्यू जी आर, म्यू आर जी। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ये पत्थर को हमने धागे से बांधा, ठीक है, तो ये इसका वेट हो गया एम जी, ये थीटा एंगल है, तो ये हो गया एम जी कॉस थीटा, ये आर रिएक्शन है, ये थीटा एंगल, ये अपन इसको घुमा रहे हैं। तो अपन यहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं, या ये धागे में टेंशन को टी लिख लो, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम डी स्क्वायर अपॉन आर। तो टेंशन स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी एम डी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। कई बार ये भी क्वेश्चन आया है, ये टेंशन कहां अधिकतम होगा, तो कॉस में उल्टा चलता है, एंगल बढ़ता जाएगा, टेंशन कम होती जाएगी। तो 30 डिग्री पर टेंशन ज्यादा होगा कि 60 डिग्री पर? 30 डिग्री पर टेंशन ज्यादा होगा। टी क्या है? टेंशन इन स्ट्रिंग, धागे में तनाव। अगर बॉटम में टेंशन ज्यादा होगा फिर टॉप पर टेंशन ज्यादा होगा, तो देखिए बॉटम पर एम जी और ए टी, तो बॉटम पर टेंशन ज्यादा होगा, बॉटम टी टॉप। तो निम्न बिंदु पर और एक उच्चतम बिंदु पर तो टेंशन कहां ज्यादा होगा? बॉटम में ज्यादा होगा। अगर थीटा जीरो है, बॉटम में थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। तो टी बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम बी, डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये टॉप, ये बॉटम की स्थिति है, बॉटम निम्न बिंदु पर, और थीटा बराबर 180 एट टॉप, तो टी बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। टॉप पर मिनिमम टेंशन कितना हो सकता है? तो टॉप पर मिनिमम टेंशन कितना हो सकता है? जीरो टेंशन टॉप पर, मिनिमम टेंशन, न्यूनतम तनाव जीरो। तो इस केस में तो भी रूट जी आर, इसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो कम से कम यहां पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? रूट जी आर। और अगर वेलोसिटी आपने इससे भी कम कर ली फिर क्या होगा? एम जी ज्यादा हो जाएगा, ये पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट होगा, यही नीचे गिर जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप रूट जी आर। ऐसे इस पॉइंट पर जब वेलोसिटी निकालते हैं तो ये आती है रूट 3 जी आर। वेलोसिटी से टेंशन और टेंशन से वेलोसिटी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी आएगी? रूट 5 जी आर। तो याद कैसे करेंगे? अभी आपने रूट जी आर याद किया था, रूट म्यू जी आर, ये रूट जी आर, 1 जी आर, 3 जी आर, 5 जी आर, 1 3 5। क्या हम इससे टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बताइए यहां पर टेंशन कितना होगा? तो यहां पर टेंशन, इस केस में यहां पर टेंशन कितना होगा? जीरो। इस केस में यहां टेंशन कितना है? जीरो। अगर आप भूल जाए तो वैल्यू रख के देख लेंगे, टेंशन की वेलोसिटी याद कर लेना और टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पर टेंशन देखिए इस केस में, तो इस केस में टेंशन यहां पर देखो कितनी हो जाएगी? देखो यहां पर टेंशन
mv²/r प्लस mg cos 0, b की वैल्यू रख दीजिए 5gr, तो 6mg। तो यहां टेंशन कितनी हो जाएगी, 6 होने जाएगा। यहां 6mg, यहां 3mg आ जाएगी, यहां 0। तो ये जो टेंशन है ये चेंज होता रहता है। इसी वजह से काफी प्रॉब्लम आती है जब वर्टिकल सर्कल पूरा किया जाता है। तो जो फाइटर प्लेन जो उड़ाते हैं तो उनको दिक्कत आती है। ये इसी की ट्रेनिंग होती है। तो ये वेट बार बार चेंज होता है। तो आपको याद क्या करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी एट टॉप। तो अगर आपको जैसे इसका जो क्वेश्चन आता है, आपको एक स्ट्रिंग की लेंथ दी जाती है 1.6 मीटर, मिनिमम वेलोसिटी पूछी जाती है एट टॉप, तो रूट जी दे देते हैं 10, तो रूट GR टॉप पर पूछते हैं ज्यादातर, R 1.6, तो ये आ गया 4 मीटर। इससे कम वेलोसिटी हो गई मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप, इससे कम वेलोसिटी होगी तो क्या वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होगा, नहीं होगा। तो मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप रूट जी। तो टॉप पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है, रूट जी। तो रूट GR, रूट 3GR, रूट 5GR, रूट GR 1GR 3GR 5GR। तो इस तरह वेलोसिटी चेंज होती रहती है, मतलब टेंशन चेंज होता रहता है स्ट्रिंग पर, मतलब अपना वेट चेंज होता रहता है। और यही इसमें डर लगता है। तो आपसे इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पर टेंशन ज्यादा होगा, एक पत्थर को फेंक देंगे तो आप एंगल पता कर लेना, उससे बता सकते हैं पत्थर कहां पर है, टॉप पर है, बॉटम पर है। थीटा अगर 0 आता है तो बॉटम पर है, थीटा 180 आता है तो टॉप पर है। कई बार कह देंगे 30 डिग्री पर टेंशन ज्यादा होगा कि 60 पर, तो 30 डिग्री पर। बॉटम में टेंशन ज्यादा है कि टॉप पर, बॉटम। एक बकेट को आपने पानी से या दूध से भरी हुई बाल्टी को एक रस्सी से बांधा और उसको घुमा रहे हैं, रस्सी के टूटने की पॉसिबिलिटी कहां ज्यादा होगी, जब बाल्टी नीचे आएगी कि ऊपर है, नीचे आएगी, क्योंकि वहां टेंशन